स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज से पहले हम लोग चार चैप्टर को कवर कर चुके हैं और इन सभी की वीडियोस हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। यदि किसी ने अभी तक नहीं देखी हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के सभी इससे पहले की वीडियोज देख और समझ सकते हैं। आज हम चैप्टर 5 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वान डेर वाल्स समीकरण। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और कॉपी कलम ले लें और साथ साथ इसको लिखते भी जाएं, समझते भी जाएं ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। वान डेर वाल्स समीकरण वान डेर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने दी थी। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती, इससे पहले हम बता चुके हैं। प्रत्येक गैस वास्तविक गैस है और कोई भी वास्तविक गैस स्पेशल कंडीशंस में आदर्श गैस के समान व्यवहार कर सकती है। आदर्श गैस कभी भी द्रवित नहीं होती क्योंकि उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है और वास्तविक गैसें द्रवित हो सकती हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो वास्तविक गैस का आदर्श गैस से विचलन को स्पष्ट करने के लिए वान डेर वाल्स समीकरण वान डेर वाल्स वैज्ञानिक ने आदर्श गैस समीकरण में कुछ संशोधन किए और संशोधित करके एक समीकरण प्राप्त की जिसे वान डेर वाल्स समीकरण कहा जाता है। तो वान डेर वाल्स समीकरण किस प्रकार बनी, उसके लिए वान डेर वाल्स ने बताया था कि अणुगत सिद्धांत के दो धारणाएं ऐसी हैं जो वास्तविक गैसें पर लागू नहीं की जा सकती। और वो कौन कौन सी धारणाएं हैं, इन्होंने बताया था कि जो अणुगत सिद्धांत है वो यह कहता है कि गैसीय अणुओं का जो आयतन होता है वह गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, लेकिन ये प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं होता। यदि गैस पर दाब डाल दिया जाए, यदि गैस पर अधिक दाब कर दिया जाए तो आयतन गैस का कम हो जाएगा और जब कम हो जाएगा तो कम आयतन में गैस के जो अणु होंगे वो पास पास होंगे और गैस के अणुओं का जो आयतन होगा वह कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं हो सकता। इसे हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये मान लीजिए कोई बर्तन है जिसमें गैस भरी हुई है, ये गैस के अणु हैं और गैस के अणु पर इस बर्तन के ऊपर इतना दाब डाल दिया जाए कि गैस के अणु इतने से बीच में एकत्रित हो जाएं, तब क्या होगा, गैस के अणु पास पास हो जाएंगे और गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं हो सकता। तो ये जो है वास्तविक गैसों पर ये लागू नहीं होती धारणा, केवल आदर्श गैसों पर ही लागू होती है। उसके बाद में एक दूसरी धारणा ये है कि गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये प्रत्येक दशा में नगण्य नहीं होता। अगर हम गैस पर उच्च दाब कर दें तो गैस के अणु पास पास आ जाएंगे और जब पास पास आ जाएंगे तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण बल जब लगेगा तो उसे हम नगण्य नहीं मान सकते। तो
ये दो धारणाओं के आधार पर इन्होंने दो प्रकार के संशोधन किए आदर्श गैस में। एक है आयतन संशोधन, आयतन संशोधन। आयतन संशोधन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन। ये क्या है, इसको समझ लीजिए। आयतन संशोधन में इन्होंने बताया कि गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। इन्होंने कहा कि गैस के अणुओं का गति करने के लिए जो उपलब्ध आयतन होता है वह गैस के तुलना में, गैस के आयतन की तुलना में कम होता है। इन्होंने कहा कि यदि एक अणु का जो स्थिर आयतन है, स्थिर अवस्था में आयतन अगर B है, स्थिर अवस्था में आयतन B है, तो इसका जो वर्जित आयतन होगा या हम कह सकते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा या फिर प्रभावी आयतन होगा, वह जो है 4B के बराबर होगा। यानी अगर उसका आयतन B है तो ये 4B के बराबर होगा, यानी B का 4 गुना होगा। अर्थात यानी जितने जगह में ये एक अणु कंपन करेगा वह 4 गुनी जगह होगी। अगर मान लीजिए कि ये जो है एक अणु है और एक अणु ये है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और ये दूरी भी r है। तो ये जो है अणु इतनी जगह में कंपन करेगा। तो ये यहां से यहां तक की दूरी 2r हो जाएगी। तो एक्सक्लूडेड आयतन जो है 4 गुना होगा उसके स्थिर आयतन से। वर्जित आयतन, वर्जित आयतन को कंपन आयतन या सह आयतन भी कहते हैं। तो अणु जो 4 गुना स्थान घेरता है कंपन करके, उसे हम कंपन आयतन या सह आयतन भी कहते हैं। माना बर्तन में गैस का 1 मोल, चाहे 1 मोल ऐसे लिख दीजिए, 1 मोल ब्रैकेट में ईयन अणु उपस्थित हैं, तो ईयन अणुओं का वर्जित आयतन बराबर 4। अब एक अणु का 4b होगा तो n अणुओं का कितना होगा 4nb, और 4nb होगा तो ये एक स्थिरांक है
जिसे B कहते हैं, तो ये B के बराबर हो जाएगा, जहां B को आयतन के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक कहते हैं। तो B एक स्थिरांक है जिसे आयतन के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए B के लिए क्या कहेंगे, वान डेर वाल्स स्थिरांक कहेंगे। अब आयतन जो है कितना हो जाएगा गैस का, वो अब देखिए, अतः गैस का के अणुओं का जो कुल आयतन है वो कितना होगा, वो समझ लीजिए। अतः गैस के अणुओं का कुल आयतन B, ये B I है, चाहे B लिख लीजिए। तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बर्तन का आयतन माइनस n अणुओं का वर्जित आयतन। ऊपर वाले को इधर हम BI कहेंगे। ये आदर्श गैस समीकरण का जो वॉल्यूम है वो है, तो आदर्श गैस समीकरण में जो गैस का आयतन था वो है, तो यहाँ पर जो अणुओं का कुल आयतन है वो कितना हो जाएगा, तो बर्तन का आयतन माइनस n अणुओं का आयतन, n अणुओं का वर्जित आयतन। बर्तन का आयतन है B और n अणुओं का वर्जित आयतन है B, तो B माइनस B हो जाएगा BI बराबर, ये BI है। तो BI की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यानी PV बराबर nRT था आइडियल गैस समीकरण, तो उसमें B की जगह पे अब हमें B माइनस B लिखना है। तो इसी तरह से इन्होंने ताप संशोधन किस प्रकार दिया वो भी समझ लीजिए। दाब में संशोधन, तो दाब में संशोधन कैसे हुआ ये समझ लीजिए, कैसे इन्होंने किया, कैसे बताया। करेक्शन इन प्रेशर, इन्होंने कहा कि जब गैस का ताप कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो अणु पास हो जाते हैं, और जब पास हो जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगते हैं। तो इन्होंने दो तरह के अणु गैस के यहाँ दिखाए हैं, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि दाब कैसे जो है संशोधन किया। एक अणु मान लीजिए ये है, इस पर एक अणु इधर है, एक अणु इधर लग रहा है आकर्षण बल, एक अणु इधर लग रहा है, एक अणु इधर को आकर्षित कर रहा है इसे, एक इधर को आकर्षित कर रहा है और एक इधर को आकर्षित कर रहा है। तीन तरफ को अणु इसको आकर्षित कर रहा है, एक तरफ कोई अणु नहीं है, और एक अणु यहाँ बीच वाला इन्होंने दिखा दिया है। तो एक इसको इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को इसको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, एक इधर को आकर्षित कर रहा है।
तो अब देखिए इस बीच वाले अणु को चारों तरफ से आकर्षित कर रहे हैं अणु, इसलिए ये जो है दीवार से अगर टकराने भी जाएगा तो आराम से टकरा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस अणु पर ये तीन तरफ से आकर्षण बल लग रहा है, एक तरफ से नहीं लग रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जो दीवार से ये अणु टकराने जाएगा तो जितनी तेजी से टकराना चाहिए उतनी तेजी से ये नहीं टकरा पाएगा, जिसके कारण दाब कम हो जाएगा। क्योंकि बर्तन की दीवार से जो अणु टक्कर मारते हैं उसी के कारण गैस का दाब होता है। अब जब टकराने की दर या टकराने की गति इसकी कम होगी तो दाब कम होगा, और पहले की अपेक्षा दाब कम है तो फिर दाब को बढ़ाना पड़ेगा। जितना कम है उतना दाब बढ़ जाए तो आदर्श गैस समीकरण के बराबर दाब हो जाएगा। तो ये किस प्रकार बढ़ेगा इसको समझ लीजिए। अब देखिए गैस का वास्तविक दाब बराबर आभासी दाब प्लस आकर्षण के कारण दाब में होने वाली कमी। आकर्षण के कारण दाब में होने वाली कमी। अब आभासी दाब है P और आकर्षण के कारण दाब में होने वाली कमी जो है वह P डैश है। अब ये जो है PI है, यानी आदर्श गैस समीकरण का जो दाब है वो है। अब ये इसके बराबर हो जाएगा अगर हम इसमें P डैश जोड़ दें, जो दाब में कमी हुई है उतनी अगर हम जोड़ दें तो आदर्श गैस समीकरण के दाब के बराबर हो जाएगी। यानी वास्तविक गैस का दाब भी आदर्श गैस समीकरण के दाब के बराबर हो जाएगा या आदर्श गैस के दाब के बराबर हो जाएगा। तो ये P डैश कहाँ से आएगा, इसका मान क्या होगा वो समझ लीजिए। P डैश यहाँ पे चूंकि P डैश समानुपाती होता है आकर्षित करने वाले अणुओं की संख्या पर, यानी इनके समानुपाती होता है, और आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पर भी संख्या के भी समानुपाती होता है। आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या। तो देखिए P डैश काय के समानुपाती होता है, एक तो उन अणुओं की संख्या पर जो आकर्षित कर रही हैं दूसरे अणुओं को, और एक ऐसे अणुओं की संख्या पर जो आकर्षित हो रहे हैं अणु। तो यह अतः P डैश समानुपाती हो जाएगा n स्क्वायर के। ये भी n है, ये भी n है, तो n स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा P डैश बराबर n स्क्वायर। अब देखिए चूंकि n क्या है, n काहे के समानुपाती है इसको समझ लीजिए। n जो है समानुपाती है घनत्व के। अगर घनत्व अधिक है तो अणुओं की संख्या अधिक, घनत्व कम है
तो अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। और डी समानुपाती काहे को होता है, घनत्व काहे के समानुपाती होता है 1/b के। डी समानुपाती 1/b के, इसलिए n समानुपाती हो गया 1/b, या फिर n स्क्वायर समानुपाती हो गया 1/b स्क्वायर के। तो n स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/b स्क्वायर, और समानुपाती चिन्ह हट जाएगा बाद में। तो देखिए कैसे आ जाएगा, इसको समझ लीजिए। अतः P डैश समानुपाती हो जाएगा 1/b स्क्वायर के, या P डैश बराबर हो जाएगा a/b स्क्वायर के, जहां a एक स्थिरांक है, a एक स्थिरांक है जिसे आकर्षण के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक कहते हैं। तो आकर्षण के लिए ये वान डेर वाल्स स्थिरांक है, और a/b स्क्वायर हो गया। अब देखिए pi काहे के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार pi क्या था बता सकते हो, pi बराबर क्या हो जाएगा p प्लस a/b स्क्वायर। pi बराबर था p प्लस p डैश, और p डैश की जगह पे आ गया a/b स्क्वायर। तो p डैश की जगह पे हमने a/b स्क्वायर लिख दिया। तो pi बराबर क्या हो जाएगा, जो गैस का वास्तविक दाब है, यानी आदर्श गैस के दाब के बराबर दाब करने के लिए, गैस का वास्तविक दाब तो P है, लेकिन इसमें इतना अगर हम जोड़ दें तो आदर्श गैस के दाब के बराबर हो जाएगा, यानी pi बराबर हो जाएगा p प्लस a/b स्क्वायर। अब देखिए इसे समीकरण सेकेंड डाल दें, और इससे पहले जो आयतन संशोधन किया था bi बराबर क्या था, bi बराबर b माइनस b। तो इसे समीकरण फर्स्ट डालना है इससे पहले। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से bi और pi के मान आदर्श गैस समीकरण में रखने पर, अब bi और pi के मान अगर आदर्श गैस समीकरण में रख दें तो फिर जो है वान डेर वाल्स समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार पी आई बी आई बराबर RT। अब पी आई क्या है, P प्लस a/b स्क्वायर, और बी आई क्या है b माइनस b बराबर है RT के। इसे समीकरण थर्ड डाल देंगे,
समीकरण थर्ड को वान डेर वाल्स, 1 मोल के लिए वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं, 1 मोल गैस के लिए। तो यहां पे लिख सकते हैं समीकरण थर्ड को 1 मोल के लिए वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं यदि गैस में मोलों की संख्या n है तो वान डेर वाल्स समीकरण निम्न प्रकार होगी। तो देखिए कैसे हो जाएगी, P प्लस an स्क्वायर अपान b स्क्वायर b माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। और समीकरण 4 को n मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से समीकरण 4 को n मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो आज के इस क्लास में आप सभी ने वान डेर वाल्स समीकरण क्या होती है, कैसे व्युत्पन्न होती है, ये समझा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। शेष नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नमस्कार।